हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल की ऑफ कॉमर्स। ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का लास्ट पार्ट और आज हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगा, तो पहले आप जाइए, पहले उन 3 पार्ट्स को देखें ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो सके। और आज हम इस चैप्टर को अपना फिनिश करेंगे। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, लास्ट क्लास में हमने सीखा था स्कोप ऑफ इनकम। एक हमारा जो कंसेप्ट था स्कोप ऑफ इनकम, उसका आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें क्लैरिटी आए कि कौन सी इनकम है जो रेजिडेंट पर्सन के लिए हमारी टैक्सेबल होगी इंडिया में, कौन सी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए एंड कौन सी नॉन रेजिडेंट के लिए। तो हमने स्कोप ऑफ इनकम का पूरा एक चार्ट बनाया था और समझा था कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है और हमें तीनों के केस में निकालना है किसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन शारजा, कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। इट मीन्स जो हमारा बिजनेस है वो कहाँ पे है? शारजा में, और उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? यूएसए से। ठीक है, तो हम जितने भी पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं? 14,000 रुपीज़। तो उसका 50% रिसीव हमें कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। इसका ये मतलब है। तो अब आइए हम समझते हैं अपनी एक एक करके जो हमने स्कोप ऑफ इनकम का सीखे थे। 4 पॉइंट थे हमारे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे वहाँ पे था कि जो भी हमें पैसे अगर इंडिया में रिसीव हो रहे हैं तो वो हमारे तीनों के केस में टैक्सेबल होंगे। अगर हम इंडिया में क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। इंडिया में कोई भी एक चीज़ हो रही है, या तो हम रिसीव कर रहे हैं या फिर हम अर्न कर रहे हैं, दोनों में से अगर एक भी चीज़ इंडिया में है तो हमारा तीनों केसेस में क्या होंगे? वो टैक्सेबल होंगे। ठीक है, तो और इसमें क्या चीज़ हमारा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेस से वो कहाँ पे? शारजा में। यानी कि हम इनकम कहाँ अर्न कर रहे हैं? शारजा में। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ से अर्न कर रहे हैं? उस बिजनेस से जो कि शारजा में है। इट मीन्स हम प्रॉफिट कहाँ पे अर्न कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया। अक्रू कहाँ पे हुआ? आउटसाइड इंडिया। और अब आती है बात रिसीव की। तो उन्होंने बोला है कि रिसीव कहाँ पे हो रहा है? 50% रिसीव कर रहे हैं हम इंडिया में। अच्छा, तो 50% अगर हम इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब 14,000 का 50% अगर हम करेंगे 7,000, तो 7,000 तो हमारा तीनों केसेस में क्या होगा? टैक्सेबल। और जो बाकी के 7,000 बचेंगे उस केस में उसका हम क्या करेंगे? वो हमारा ये हो जाएगा कि हमें आउटसाइड इंडिया ही हमने रिसीव किया है और आउटसाइड इंडिया हमने अर्न किया है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊँ तो 14,000 रुपीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7,000 और 7,000। इस 7,000 का क्या स्टेटस है कि हमने कमाया तो बाहर है पर हमें मिला कहाँ पे? इंडिया में। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल थी। तो जो ये हमारे 7,000 है ये तो हमारे तीनों केसेस में टैक्सेबल होंगे। बट जो दूसरे वाले 7,000 है इसका क्या स्टेटस बना? हमने कमाया तो बाहर है और हमें मिला भी कहाँ है? बाहर ही मिला है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई? थर्ड कंडीशन, जिसमें क्या होता था कि हमने पैसे बाहर ही मिलेंगे और हमने कमाए भी बाहर है। थर्ड कंडीशन जो होगी तो वो उस केस में हमारा किसके लिए टैक्सेबल होता था? ओनली रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले केस में हमारा टैक्सेबल होगा। तो ये जो 7,000 है वो ओनली फर्स्ट केस में टैक्सेबल होंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में पूरे 14,000 है ना, 7,000 और 7,000 दोनों केस में उसके 14,000 हो गए, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के 7,000 और नॉन रेजिडेंट के भी 7,000। ठीक है, तो ये हमारी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया। होप करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन भूटान। ये बोल रहा है आपको कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी है उससे हमारी इनकम जनरेट हुई है, और हाउस प्रॉपर्टी हमारी कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, और हमें रिसीव्ड कहाँ पे हुआ है? भूटान। तो इनकम हमारी कहाँ पे अक्रू हुई है, यानी कि इनकम हमने कहाँ कमाई है? कहाँ पे कमाई है? दिल्ली में। ठीक है, अब रिसीव कहीं भी हुई हो आपको क्या मतलब है? आपको हमेशा देखना है कोई भी एक चीज़ हमारी बस इंडिया में हो गई हो, चाहे तो हमने कमा ली हो या फिर हमें रिसीव इंडिया में हुई हो। तो यहाँ पे हमारी क्या है? इनकम हमने इंडिया में ही कमा ली। दिल्ली में हमारी क्या थी? हाउस प्रॉपर्टी थी। तो इसका मतलब क्या है? अक्रू हमारी इनकम कहाँ पे हुई? दिल्ली में। तो अब रिसीव को हम देखेंगे भी नहीं कहीं पे भी रिसीव हुई हो। तो ये हमारी इनकम जो है कहाँ पे टैक्सेबल होगी? तीनों केसेस में। तो मैं 50,000 लिख देता हूँ तीनों केसेस में। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन गया, कंट्रोल फ्रॉम घना। अब बिजनेस कहाँ पे? हमारा गया में, यानी कि इंडिया में ही हमारा क्या है? बिजनेस है, और वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? घना, यानी कि आउटसाइड इंडिया। तो अगर हमारा बिजनेस इंडिया में ही है तो इट मीन्स हमने क्या हुआ? हमने अक्रू जो हमारी इनकम हुई है वो इंडिया में ही होगी। हमने कमा कहाँ पे ली अपनी इनकम? अर्न कर ली इंडिया में ही।
ठीक है। अब उस बिजनेस का कंट्रोल कहीं से भी हो रहा हो, ठीक है, उस बिजनेस का कंट्रोल चाहे कहीं से भी हो रहा हो और चाहे हमें इनकम कहीं भी रिसीव हो रही हो, आगे हमें कुछ देखना ही नहीं है। हमें क्या करना है, अगर हमारा बिजनेस में ही, हमारा इंडिया में ही है, तो इट मीन्स वो सब केसेस में क्या होगा, हमारा टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। तो इसमें हमारे 60,000 रुपीज़ है, वो तीनों केसेस में आ जाएंगे आपके 60,000, 60,000 एंड 60,000। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कोची, कंट्रोल फ्रॉम सिक्किम। तो ये आपका सेम बिल्कुल थर्ड पॉइंट जो है वैसे आपका फोर्थ पॉइंट है। कोची हमारा कहाँ पे है, इंडिया में है, इसका मतलब हमारा बिजनेस इंडिया में ही है, और अगर बिजनेस इंडिया में ही है तो उससे होने वाला प्रॉफिट भी इंडिया से ही हमने कमा लिया, तो अक्रू हमारा इंडिया में हो गए। अब हमें कहीं भी मिले, चाहे उस बिजनेस का कंट्रोल कहीं से भी हो रहा हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वाली इनकम भी आपकी क्या होगी, तीनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। 1,25,000, 1,25,000 और 1,25,000, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन घना, कंट्रोल फ्रॉम गया। अब ये देखो थर्ड पॉइंट का जस्ट उल्टा कर दिया मैंने कि हमने बिजनेस हमारा कहाँ पे था, इस बार ये हमारा बिजनेस है घना में और उसका कंट्रोल हो रहा है गया से। तो गाइस इस बार हमारा बिजनेस है आउटसाइड इंडिया, यानी कि हमारी इनकम कहाँ पे अर्न हुई है, आउटसाइड इंडिया। अब इसमें रिसीव की तो कोई बात ही नहीं गई, अगर रिसीव का कुछ नहीं बताया तो हम यही एज्यूम करेंगे रिसीव हमें कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया। तो इसका मतलब हमें मिला भी हमें कहाँ पे है, बाहर, और हमने कमाया भी बाहर है। तो ये हमारी कंडीशन कौन सी हो जाती, थर्ड हो जाती। मतलब ये तो थर्ड ही हो गई, नहीं थर्ड हुई नहीं है। ध्यान से देखो आगे क्या लिखा है, कंट्रोल फ्रॉम गया। अगर आपको याद हो तो आपने फोर्थ केस क्या पढ़ा था कि आपका जो बिजनेस से इनकम हो रही है, अगर आपने वो आपका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और उससे होने वाली इनकम उस बिजनेस से, अगर आपका वो बिजनेस इंडिया से सेटअप हो रहा है, इंडिया से यानी कि कंट्रोल हो रहा है आपका बिजनेस, तो उस केस में आपकी फोर्थ कंडीशन बन जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, आपकी थर्ड कंडीशन नहीं है, ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई, फोर्थ कंडीशन। ये कैसे सर, हल्का सा डिफरेंस है। देखो अगर आपका ये ना लिखा होता इसमें कंट्रोल फ्रॉम गया, बस इतना लिखा होता प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन घना, तो यानी कि हमारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया था, हमने आउटसाइड इंडिया पैसे कमाए और रिसीव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एज्यूम करते रिसीव भी बाहर ही हुआ है। तो इस केस में क्या था, सिंपल था, रिसीव भी बाहर हुआ, कमाया भी बाहर, तो आपका थर्ड केस बन जाता। बट आगे इसने क्या लिखा है, कंट्रोल फ्रॉम गया, तो आपका ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में आपका कौन सा केस बन गया, ये फोर्थ केस बन गया। तो फोर्थ केस में आपका क्या था, रेजिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में तो आपका टैक्सेबल था बाकी, एंड इसमें सेकंड केस में भी आपका क्या था, ये भी आपका टैक्सेबल था, और थर्ड केस में आपका क्या था, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। रेजिडेंट के दोनों केसेस में आपका ये क्या होगा, टैक्सेबल होगी ये वाली इनकम 55,000 वाली। तो 55,000 एंड इसमें नील, इसमें आपका कोई अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला। 6 पॉइंट में आपका लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन ज्यूरिच। ये आपका क्या है, एग्रीकल्चर लैंड आपकी क्या है, आउटसाइड इंडिया है। आपको एक बात बता दूं, एग्रीकल्चर लैंड अगर आपकी इंडिया में होती है तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट होता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। हम ये अभी आगे पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर फिनिश होगा तो आगे आपका चैप्टर आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो हमारी टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, तो उन्हीं में से आपकी एक एग्रीकल्चर इनकम भी होती है। बट एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी इंडिया में हो तो, एग्रीकल्चर लैंड ये तो क्या है, आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में तो है नहीं, तो उससे होने वाला जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका अब एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी क्लियर होगी, एग्जेम्प्ट वाली बात तो क्लियर होगी, इसको तो साइड में रख दो। अब बात आती है आउटसाइड इंडिया अगर हमने पैसे कमाए हैं, अब बताओ इस केस में रिसीव्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे रिसीव भी हमें कहाँ हुआ होगा, आउटसाइड इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले केस में अगर ऐसा होता तो इस केस में वही हो गया, आपको रिसीव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि हमें रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ है और हमने कमाया है आउटसाइड इंडिया, ये तो इसने पहले ही बता दिया। तो अब ये आपका कौन सा केस बना, थर्ड वाला केस, जिसमें कि आपने कमाया भी बाहर और आपको जो आपने मिला भी आपको बाहर है। तो थर्ड केस में आपका क्या होता था, रेजिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में बस आपका टैक्सेबल, बाकी दोनों केसेस में नॉन टैक्सेबल। तो ये 25,000 फर्स्ट केस में आपका टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी दोनों केसेस में नील नील। 7th पॉइंट था आपका रेम्यूनरेशन फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इन चंडीगढ़ पेड बाय ए फॉरेन कंपनी, यानी कि आपको रेम्यूनरेशन मिली है, आपने सर्विस प्रोवाइड करी है कहाँ पे, चंडीगढ़ में, पेड बाय ए फॉरेन कंपनी। अब ये बताओ, आपने स्कोप ऑफ इनकम का जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपका कहीं भी लिखा था कि इसने पे किया हो तो ये होगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, तो बस खत्म बात।
किसी ने भी पे किया उससे आपको क्या मतलब है, आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपने कहाँ पे कमाया है और आपको कहाँ मिला है, ये दो बातों को पकड़ लो, बस खत्म। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड इन चंडीगढ़, ये आपका मेन पॉइंट है। आपने सर्विस कहाँ पे रेंडर करी है, चंडीगढ़ में। इट मीन्स आपने इंडिया में ही अपनी इनकम कमा ली। और रिसीव के बारे में फिर क्यों देखें, अगर इंडिया में ही कमा ली तो इट मीन्स तीनों केसेस में टैक्सेबल। तो 28,000 आपके तीनों केसेस में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका इंटरेस्ट फ्रॉम बोनस ऑफ यूएसए। यूएसए के जो इंटरेस्ट फ्रॉम, ये सॉरी बोनस नहीं है, ये बॉन्ड्स है, ये गलती से मैंने लिख दिया, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ यूएसए। तो यूएसए के बॉन्ड्स पे हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। अब यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में 40% ऑफ इंटरेस्ट ब्रोट टू इंडिया, और उस पैसे को जो हमें मिला वहाँ पे उसका 40% हम इंडिया में लेके आए। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने स्कोप ऑफ इनकम में ब्रैकेट में साफ साफ लिखा था कि आप पैसे भले इंडिया में लाए चाहे ना लाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको याद रखना है बस रिसीव कहाँ हुआ है उस पर ध्यान लगाना है, ना कि आपको रिसीव आपको बाहर हो गया उसके बाद आप इंडिया में लाए, वो आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये पैसे आपके क्या हो गए, 78,000 आपने कमाए भी बाहर और आपको रिसीव भी कहाँ हुए, बाहर, आउटसाइड इंडिया। तो आपका ये फिर से कौन सा केस बन गया, थर्ड केस। और थर्ड केस में आपका रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल, बाकी दोनों केसेस में नॉन टैक्सेबल। तो 78,000 आपका यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा और इन दोनों केसेस में नहीं टैक्सेबल होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करो। तो अब आपको इनको कैलकुलेट करना है और जो आपका टोटल अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 60, 50, 1,10,000, 1,20, 1,20, 2,20, 2,40, 2,45, 2,49, 2,49, 2,50, 3,30, 3,30 और ये आपका 3,50, 4,20, 4,35, ये आपका हो जाएगा 4,35,000। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, 4,35,000 ये आएगा। और ये आपका हो जाएगा 28 और 7 35, 35 और 55 कितना हो गया, 90, 90 और 110 2 लाख, 3,25,000, 3,25,000 एंड 3,25,000। इसमें से ये 50,000 कम कर दो, बाकी तो सारा सेम ही है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 2,70,000। ठीक है, तो ये आपके फिगर्स है और ये आपकी जो टोटल इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होगी तीनों केसेस में। तो गाइज अब आपको होप करता हूँ ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन आगे सोल्व करने हैं। आपको केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको रिसीव कहाँ हुआ है और आपने इनकम कमाई कहाँ पे है। ठीक है, और अगर बिजनेस का केस आता है तो उसमें आपको थर्ड ये भी देख लेना है कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। बस इन तीन चीज़ों का आपको याद रखना है और आपका पूरा क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन अगर हमने खत्म कर लिया, अब हमारा एक टॉपिक बचा था लास्ट क्लास में जो कि था इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, उसको हम फिनिश करते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा टॉपिक इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। ऐसी कौन कौन सी इनकम हमारी समझी जाएगी इंडिया में जो अक्रू हुई है, यानी कि वो एक्चुअल में अक्रू नहीं होती है इंडिया में, बट हम उसको कंसीडर करेंगे, उसको हम समझेंगे कि वो इंडिया में ही अक्रू हुई है। तो ऐसी हमारी टोटल हमारी 7 इनकम्स है। टोटल एक एक करके हम बात करेंगे। फर्स्ट है इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका कनेक्शन इंडिया से हो, उस बिजनेस से कोई भी अगर हम इनकम अराइज होगी हमारी, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, इंडिया में ही अक्रू हुई है ऐसा माना जाएगा और तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये जितनी भी इनकम हमारी तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, और कोई भी इनकम अगर इंडिया में अक्रू होती है तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा है इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे जो भी इनकम होगी वो ऑब्वियसली बात है वो तो इंडिया में अक्रू मानी जाएगी। बट अगर उस कोई भी सोर्स, उस प्रॉपर्टी का कोई भी सोर्स अगर सिचुएटेड है इंडिया में, तब भी वो क्या होगा, वो हमारी इनकम कहाँ पे मानी जाएगी, इनकम इंडिया में ही अक्रू मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा है इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। ये आपको पॉइंट लिखवाया गया है कि इंडिया में जो हमारी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र किया गया, जो कि हमारा कैपिटल एसेट्स कहाँ था, इंडिया में ही सिचुएटेड था, और उस पर जो हमें कैपिटल गेन यानी कि राइज होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा क्या आता है, कैपिटल गेन। तो जो वो हमारी इनकम है उसको में क्या माना जाएगा कि इंडिया में ही अक्रू हुई है। फोर्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज़ पेबल बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि
ऐसी सैलरी से जो हमारी इनकम आ रही है, और वो सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है इंडियन सिटीजन को। इंडियन सिटीजन को अगर गवर्नमेंट सैलरी के रूप में कोई भी पेमेंट अगर करती है तो वो हमारी इंडिया में ही एक्रू मानी जाएगी, डीम टू बी एक्रूड हो जाएगी वो इनकम। किस चीज़ के लिए? फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। और हम जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैसे क्यों दे रही होगी? सर्विस हमने आउटसाइड इंडिया रेंडर करी है, बट अगर गवर्नमेंट हमें पेमेंट करेगी तो हम यही मानेंगे कि वो हमारी क्या है, इंडिया में ही हमारी एक्रू मानी जाएगी, भले ही हमने सर्विस रेंडर बाहर करी हो, उस पर्पज़ के लिए हमने चाहे में इनकम रिसीव हुई है। ठीक है। फिफ्थ आपका पॉइंट है डिविडेंड इनकम पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अब देखो, इनकम हमें किस चीज़ के लिए मिल रही है? इंडियन कंपनी हमें दे रही है, पर किस चीज़ के लिए? डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम हमें मिल रही है, इंडियन कंपनी दे रही है, किस कहाँ पे दे रही है? आउटसाइड इंडिया। क्या लिखा है? आउटसाइड इंडिया। बट अब आपको मैंने अभी बताया था कि इंडियन कंपनी आपको कोई भी अगर डिविडेंड देगी तो वो आपका क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्पशन में ये भी आती है, अभी मैंने आपको पहले एग्रीकल्चर इनकम का बताया था, पहले मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम वाला, और ये अभी सेकंड पॉइंट ये भी है कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में पैसे देती है तो वो आपकी पूरी की पूरी इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। तो ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख भी दिया एग्जाम्प्ट। अब भले ही इनमें अब आपको हो गया ये पॉइंट फिर यहाँ पे क्यों डाला, ये बस आपको ये समझाएगा कि ये इनकम भी मानी जाएगी कि इंडिया में ही डीम्ड टू बी एक्रूड, बट वो बात अलग है कि वो एग्जाम्प्ट होती है पहले से ही, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इस पॉइंट को आपको याद रखना नहीं रखना वो आपकी मर्जी है, बट ये सिलेबस में तो मेरे को पढ़ाना पड़ा कि इनकम अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड के रूप में दे रही है और आउटसाइड इंडिया दे रही है तो उसे भी हम यही मानेंगे कि वो डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया है। ठीक है। 6 पॉइंट आपका है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय 3% लिखा पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन। आपको इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिली है, और इंटरेस्ट आपको कौन कौन दे रहा है? या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी रेजिडेंट या फिर कोई भी नॉन रेजिडेंट। किस पर्पज़ के लिए? आपने कोई लोन वगैरह दे रखा होगा, ठीक है, तो उस पर आपको अगर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी रेजिडेंट पर्सन या कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन, तो वो आपकी इनकम कहाँ पे मानी जाएगी? डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेजिडेंट के केस में तो कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपने किसी भी पर्पज़ के लिए उस लोन को यूटिलाइज किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एनआर वाले केस में आपकी कंडीशन है, जो आपको लोन मिला है, यानी कि आपने उनको लोन दिया होगा, सॉरी आपने उनको क्या दिया होगा? लोन, तभी तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा उस पर। तो अगर आपने किसी भी एनआर को लोन दिया है और वो उस लोन को यूटिलाइज कर रहा है बिजनेस करने के लिए इंडिया में, ठीक है, आपको ये बात समझ आई कि अगर आपने किसी भी एनआर को लोन दिया है और वो उस लोन का यूटिलाइज क्या कर रहा है? इंडिया में बिजनेस कैरी करने के लिए उस लोन का यूटिलाइज कर रहा है, तभी आपकी इनकम डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। और रेजिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो आपने अगर किसी भी पर्पज़ के लिए लोन दिया हो, चाहे वो आपका क्या माना जाएगा? डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। ठीक है गाइज। लास्ट पॉइंट आपका है 7th इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज आपने दिया है, उस पर आपको रॉयल्टी मिल रही है, आपको फीस मिल रही है, वो वाली जो इनकम होगी वो भी आपकी डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया समझी जाएगी। अगर आपको वो जो फीस और रॉयल्टी वो कौन पे कर रहा है? वही सेम जैसे 6 पॉइंट में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। ठीक है। तो इसमें आपका बताया गया कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है आपका, अगर वो जो सर्विस है अगर वो यूटिलाइज हुई है कहाँ पे? इंडिया में। सर्विस क्या अगर आपकी यूटिलाइज हुई है कहाँ पे? इंडिया में, तभी आपको क्या होगा? वो इनकम डीम टू बी एक्रूड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ पॉइंट जो कि आपके समझे जाएंगे ऐसी इनकम डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। तो आज ये हमारा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर फिनिश होता है। हमने इसमें सारे पॉइंट कवर कर लिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करे, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप एग्जाम में अब क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आपको अभी भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में आप पूछो, आपका विद इन 24 आवर्स रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।